लेसन 2 मानव तंत्र। तो देखो ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपने को मानव तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो मानव तंत्र क्या होता है, कैसे बना है, इसको जानने के लिए कुछ सामान्य जानकारी आपको बता रहा हूं पहले। तो देखो हमने पढ़ रखा है कि पदार्थ का ऐसा छोटे से छोटा कण जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। लेकिन बाद की खोजों से हमें पता चला कि भाई परमाणु जो होता है वो 3 अपरमाणु कणों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो यहां से बात अपन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन, दूसरा भाग है प्रोटॉन और तीसरा भाग है न्यूट्रॉन। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में मिलकर के निर्माण करती है परमाणु का। किसका निर्माण करती है? परमाणु का निर्माण करती है। अब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच में जब कोई रासायनिक बंध बनता है तो वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो ये जो अणु होते हैं ये सरल अणु होते हैं। किस तरीके के अणु होते हैं? सरल अणु होते हैं जो या तो तत्व के हो सकते हैं या फिर यौगिक के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सरल अणु है, छोटे अणु है जो किस किस के हो सकते हैं, या तो तत्व के हो सकते हैं या फिर किसके हो सकते हैं, यौगिक के हो सकते हैं। अब ये जो सरल अणु हैं ये आपस में मिलकर के जटिल या बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। जटिल या बड़े अणु। तो जटिल या जो बड़े अणु हैं इनके उदाहरण देखो, जबकि आपके पास में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, तो जटिल या बड़े अणुओं के अंदर कौन कौन से अणु हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। अब ये जो जटिल अणु है ये आपस में मिलकर के बनाते हैं कोशिका। ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? कोशिका बनाते हैं। और ये जो कोशिका होती है ये सजीवों से के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो सजीवों का शरीर बना होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और सजीवों के शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही है वो सब किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। तो देखो आगे अपन बात करते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये आपस में मिलकर के ऊतक बनाती है। ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाता है। अंग आपस में मिलकर के तंत्र बनाता है। और ये तंत्र आपस में मिलकर के क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन से लेकर के जटिल अणुओं तक की जो बात है ये सारी चीजें तो निर्जीव है। ये सारी चीजें तो क्या है? निर्जीव है। लेकिन जैसे ही इन जटिल अणुओं से कोशिका बनती है तो कोशिका क्या बन जाती है? सजीव बन जाती है। अब इसी सजीव संरचना से ऊतक बन रहा तो ऊतक भी सजीव का ही भाग है। इसी ऊतक से अंग बन रहा तो अंग भी सजीव का ही भाग है। इसी अंग से तंत्र बन रहा तो तंत्र भी सजीव का भाग है। और इसी तंत्र से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? मानव तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तंत्र का मतलब आप समझ रहे हो, तंत्र किससे बना हुआ? अंग से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन अंग किससे बना है? ऊतक से बना है। और ऊतक किससे मिलकर के बना है? कोशिका से मिलकर बना है। और जो कोशिका है वो कहां से आई है? जो जटिल अणु होते हैं उनके आपस में मिलने से क्या होती है? कोशिका बनती है।
तो ये तो बातें हो गई सामान्य सी जो अपन छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। भाई जो तंत्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये तंत्र बना कैसे है, तो अपन ने क्या देखा भाई, सबसे पहले तो इस प्रकृति में सबसे छोटे अणुपरमाणु कणों की बात करिए अपन ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, परमाणु का। परमाणु जो होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु कोई रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और अणु भी कैसे, सरल अणु, जो अणु या तो तत्व के हो सकते हैं या फिर यौगिक के हो सकते हैं। अब ये सरल अणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, जटिल या बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस जटिल या बड़े अणुओं में कार्बोहाइड्रेट के अणु हो सकते हैं, वसा के अणु हो सकते हैं, प्रोटीन के अणु हो सकते हैं। और यही अणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये जो कोशिका है, यही क्या है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये कोशिका आपस में मिलकर के क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। और ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और अंग आपस में मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। और तंत्र से ही क्या बनता है, शरीर बनता है। तो यदि अपन एक एक तंत्र के बारे में पढ़ लेंगे तो अपन ये जान लेंगे भाई मानव का शरीर किस तरीके का होता है। तो देखो कुछ परिभाषाएं आपको बता रहा हूं, पहले वो देख लो एक बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी परमाणु की, कि परमाणु होता क्या है, क्योंकि अपन ने बात स्टार्ट किससे करी थी, परमाणु से। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो पहली स्टेप पर अपन ने परमाणु देखा था। तो परमाणु क्या होता है समझ में आ गई भी, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन अणु की। तो अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ने से बना जो कण होगा वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक बंध से जुड़ने पर बना कण अणु कहलाता है। अब अणु मैंने आपको दो बताया, एक तो सरल जिसमें तत्व के अणु हो सकते हैं और यौगिक के अणु भी हो सकते हैं, और एक जटिल। तो जटिल अणु यौगिकों के ही होंगे हमेशा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, इनके अणु हो सकते हैं। तो आगे हमने ये कहा था कि जो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके अणु आपस में मिलकर के क्या करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। और ये जो कोशिका होती है, यही क्या होती है, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि सजीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोई पूछ ले भाई कोशिका क्या होती है या कोशिका किसे कहते हैं, तो अपने क्या बताएंगे, सजीवों के
शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। भाई संरचनात्मक इकाई का मतलब यह है कि सजीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और क्रियात्मक इकाई का मतलब यह है कि सजीवों के शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही है वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा संपादित हो रही है? कोशिकाओं के द्वारा संपादित हो रही है। इसके बाद में अपन ने कहा था भाई कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती? ऊतक का निर्माण करती। तो ऊतक क्या होता है देख लो। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो कक्षा 9 के अंदर अपन ने कुछ ऊतक के बारे में पढ़ा भी हुआ है, जैसे उपकला ऊतक अपन ने पढ़ रखा है, संयोजी ऊतक अपन ने पढ़ रखा है, पेशी ऊतक अपन ने पढ़ रखा है, तंत्रिका ऊतक अपन ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अपन चाहे तो उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक क्या करता है? शरीर और शरीर के अंदर जितने भी अंग है उन सब का आवरण बनाने का कार्य करता है। संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक क्या करता है? शरीर के अंदर पाए जाने वाले दो या दो से अधिक ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में पेशी ऊतक भी है और तंत्रिका ऊतक भी है। ये 4 प्रकार के ऊतक हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो यहां तक बात हो गई ऊतक तक। सबसे पहले अपन ने परमाणु देख लिया, परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाता, वो भी अपन ने देख लिया। अब अणु सरल और जटिल 2 तरीके के होते हैं। जो सरल से जटिल अणु बनते हैं, और जटिल अणु किसका निर्माण करते हैं? कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका को भी अपन ने देख लिया, भाई कोशिका क्या होती है। फिर अपन ने देख लिया भाई कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती, तो ऊतक क्या होता है ये भी अपन ने क्या कर लिया? देख लिया। अब ऊतक आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपन अंग के बारे में देखते हैं अब कि अंग क्या होते हैं। अंग, तो देखो 2 या 2 से अधिक ऊतकों का समूह जो किसी विशेष कार्य संपादन के लिए विशेष क्रिया करते हैं, अंग कहलाते हैं।
दो या दो से अधिक ऊतकों का समूह जो किसी विशेष कार्य के संपादन के लिए क्या करते हैं, विशिष्ट क्रिया करते हैं या विशेष क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लेवे अपन, यकृत। तो यकृत के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक होते हैं और ये सारे ऊतक आपस में मिलकर के पितरस बनाने का कार्य करते हैं। तो इनका एक कार्य स्पेशल भाई, ये पितरस बनाते हैं, सारे ऊतक आपस में मिलकर के क्या करते हैं, पितरस बनाने का कार्य करते हैं। तो उसी पितरस को बनाने के लिए ये विशेष कार्य करते रहते हैं वहां पर, ठीक है, या विशेष क्रिया करते हैं वहां पर। इसी तरीके से आमाशय हमारे शरीर का ये एक अंग है ये भी। तो ये आमाशय क्या करता है कि भोजन को मथने का कार्य करता है। जब भोजन इस आमाशय में जाता है तो ये भोजन को क्या करता है, मथने का कार्य करता है। तो इस आमाशय के अंदर भी क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रकार के ऊतक मिलते हैं, लेकिन वो सारे ऊतक एक विशेष कार्य का संपादन कर रहे हैं कि वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं कि भोजन को मथने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तंत्र की। तो तंत्र क्या होगा, दो या दो से अधिक अंगों का समूह है जो एक विशेष क्रिया को संपादित करते हैं। तंत्र या संस्थान कहलाता है। तो दो या दो से अधिक अंगों का समूह जो एक विशेष क्रिया को संपादित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तंत्र या संस्थान कहलाते हैं। देखो यहां पर क्या है कि क्रिया में और कार्य में दोनों में फर्क है। जैसे हम बात कर रहे थे भोजन के पाचन की, तो देखो मुख के अंदर जब भोजन जाता है तो उसको दांतों की सहायता से चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो वहां पर एक कार्य हुआ है केवल कि भोजन के जो बड़े कण गए उनको छोटे छोटे कणों के अंदर क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जब भोजन आमाशय में गया तो वहां पर आमाशय के अंदर भोजन को मथा गया, तो वहां पर भी एक कार्य हो गया। लेकिन इस पूरी क्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि भोजन का पाचन हो रहा है। भोजन को चाहे बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदला गया हो या भोजन को मथा गया हो, वो सारी चीजें मिलकर के क्या हो रही है, एक पाचन क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, वो सारी चीजें एक पाचन क्रिया हो रही है। तो कार्य तो अलग अलग है, वहां पर मुख गुहा में अलग कार्य हुआ है, आमाशय में अलग कार्य हुआ है, लेकिन वो सारे मिलकर के केवल एक क्रिया बनाएंगे जिसे अपन क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। तो कार्य का मतलब एक छोटा हिस्सा, क्रिया का एक छोटा हिस्सा, और क्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बड़ा कार्य जो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, संपादित हो रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पाचन एक अलग क्रिया हो जाएगी, श्वसन एक अलग क्रिया हो जाएगी, उत्सर्जन एक अलग क्रिया हो जाएगी, परिसंचरण एक अलग क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सामान्य बातें हो गई जो यहाँ से अपन इस बात को शुरू कर रहे थे। और आपको पता है ये तंत्र ही आपस में मिलकर के क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात है, तंत्र यदि शरीर यदि तंत्रों से बना है तो शरीर के अंदर संपन्न होने वाली क्रियाएं भी हमारे शरीर के अंदर कौन संपन्न कर रहा है, तंत्र ही संपन्न कर रहा है। तो देखो वैसे तो हमारे शरीर के अंदर क्या बहुत सारी क्रियाएं संपादित होती है,
लेकिन इस पार्ट के अंदर मुख्य रूप से अपन 6 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। और 6 क्रियाओं के लिए क्या है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तंत्र विद्यमान हैं। तो देखो 6 क्रियाएं अपन कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं एक बार अपन। तो एक क्रिया तो अपने को पढ़नी है इसके अंदर, पोषण। ठीक है। दूसरी क्रिया अपने को पढ़नी है इसके अंदर, श्वसन। तीसरी क्रिया अपने को इसमें पढ़नी है, परिसंचरण। चौथी जो क्रिया अपन इसमें पढ़ेंगे वो है उत्सर्जन। पांचवी जो क्रिया अपने को इसमें पढ़नी है वो है जनन। और जो आप छठी इसमें क्रिया पढ़ोगे वो है नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि पोषण क्या होता है। तो पोषण वैसे तो देखा जाए तो खाने से संबंधित बात है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया, उसके बाद में भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद में भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद में जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पोषण के अंदर शामिल है। तो इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र विद्यमान है उसे अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। तो एक तो अपन इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। दूसरी बात है श्वसन की। श्वसन का मतलब है कि जो भी शरीर के अंदर भोजन चला गया है उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाए। तो उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो ऑक्सीजन को अपन शरीर से अंदर ले रहे हैं वो भी क्या है, श्वसन का ही एक भाग है। तो इस श्वसन के लिए हमारे शरीर के अंदर होता है श्वसन तंत्र। तो इस श्वसन तंत्र के बारे में भी अपने को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी क्रिया परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है कि शरीर के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया। तो इस परिसंचरण के लिए हमारे शरीर के अंदर 2 तंत्र होते हैं। एक तो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका तंत्र। तो परिसंचरण की जब भी बात आएगी तो अपन इन दोनों तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने इस लेसन में क्या है कि रक्त परिसंचरण तंत्र ही है पूरा डिटेल में, लसिका तंत्र बहुत छोटा है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है उत्सर्जन। देखो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चल रही है और इन क्रियाओं के दौरान शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ या शरीर का कचरा मान लो वो भी बनता है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकालता है। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को या शरीर का जो कचरा है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और इस उत्सर्जन के लिए हमें एक तंत्र पढ़ना है जिसका नाम क्या है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब इसके बाद में है जनन। भाई जनन का मतलब होता है कि अपने समान नए जीव उत्पन्न किए जाए, यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं भाई सजीवों में अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे बोला जाता है जनन। तो जनन के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, जनन तंत्र पाए जाते हैं। तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो जनन तंत्र भी 2 पढ़ना है, एक तो मादा जनन तंत्र पढ़ना है और दूसरा नर जनन तंत्र पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में छठा पॉइंट अपना नियंत्रण और समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। तो देखो इस वातावरण के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और हमारा शरीर क्या करता है, उस वातावरण के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता है या अपनी क्रियाओं के अंदर कुछ परिवर्तन करता है, ठीक है। तो देखो
वातावरण में जो भी परिवर्तन हुए हैं और सजीवों के शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही है उनके बीच में एक संतुलन बन करके चलता है, और वो संतुलन बनने की क्रिया क्या कहलाती है? समन्वय कहलाती है। क्या कहलाती है? समन्वय। तो इस समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है हमारा शरीर? क्या कर रहा है? शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही है उनको नियंत्रित करता है। जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो उस दौरान क्या होता है कि शरीर पर पसीना आता है। सर्दियों में तो पसीना नहीं आता, लेकिन गर्मियों में वो पसीना आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्दियों के अंदर वो पसीना आने की क्रिया नियंत्रित है, उसको नियंत्रण करके रखा गया है। अभी सर्दियों में पसीना नहीं आना है, लेकिन गर्मियों के अंदर वही क्रिया क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। ठीक है, तो सजीवों के शरीर के अंदर कोई भी क्रिया चल रही हो उसको नियंत्रित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? नियंत्रण कहलाएगी। तो इस नियंत्रण और समन्वय के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो इन दोनों तंत्रों के बारे में भी अपने को क्या करना है? इस वाले लेसन के अंदर पढ़ना है।